नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में आपको सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं जो कि कल के एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों मैंने आपको बोला था ना कि जो जो हम बताए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत का पूरा A to Z मिला है। 16 को में से ना 10 को हुबहू मिल गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी मेरा एक भी वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि लोग तो भौकाल मचाते हैं, है ना, और हम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में लड़ाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, जाकर देखो, पूरा प्रूफ दे दिए हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव शाम को सुबह में बताए थे ना, उसमें से 81 को ऑब्जेक्टिव पूछा है ना। 2 नंबर वाला 16 को में से 10 को पूछा है ना। और आवेदन पत्र 4 को में से 3 को पूछा है। ग्रुप चेक करो, मैं भेजा हूं ताकि आप लोगों को मैं प्रूफ दिखा सकूं, नहीं तो आप बाद में कहोगे सर झूठ बोलते हैं। आप इस क्वेश्चन को याद कर लोगे ना तो कल के एग्जाम में तुम भी 80 में 80 पेपर करके आओगे सोशल साइंस का। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छे से इस सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया है कि बिहार बोर्ड कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। हमको पता चल गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसको अच्छे से आप याद कर लो और वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, क्योंकि शाम को आपको हम क्लास देंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो बताएंगे वो बोर्ड एग्जाम में आएगा। और कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखिएगा बाबू। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है। इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिए, अगर याद है तो, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा लिखेंगे, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश में रहने वालों में एकता की भावना जागृत करती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो राष्ट्रवाद कहते हैं। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रवाद का और भी आप लिख सकते हो, ये 100% आएगा, तुम देख लेना 100% ये क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर वाला फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है दूसरा नंबर, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखे। मतलब कि उपभोक्ता जागरण के लिए जो नारे होते हैं उसका नाम लिखना है। तो हम लिखेंगे उपभोक्ता जागरण हेतु निम्नलिखित नारे उपयुक्त होंगे। जैसे कि आपका पहला नारा हो जाएगा, जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ताओं सतर्क रहो, सावधान ग्राहकों सावधान, ग्राहकों अपने अधिकारों को समझो, मोल तोल करना ग्राहकों का अधिकार है। फिर लिखेंगे ग्राहकों अपने अधिकारों का उपयोग करो। ओके, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है ना, ये हमारा नंबर बाबू ले लो, है ना। अगर मैं आपको ग्रुप में कुछ पीडीएफ डाल दूंगा जो हुबहू लड़ने वाला, ये हमारा नंबर ले लो। बस इस नंबर पर एसएमएस कर दो व्हाट्सएप पर कि सर अपना ग्रुप में हमको भी जोड़ दीजिए। आप बस एसएमएस कर दो, मैं इधर से तुरंत आपको लिंक दे दूंगा ग्रुप में जुड़ने वाला, और उस पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल फ्री ग्रुप है, पूरा फ्री ग्रुप है। पता ना 1 लाख ग्रुप में मेंबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच जी आप सबको, है ना। तो आप भी जुड़ जाओ उसमें, 1 लाख लड़के के मेंबर में आप भी शामिल हो जाओ। ठीक है, देखिएगा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो हम लोग लिखेंगे विश्व व्यापार संगठन का फुल फॉर्म होता है, मतलब कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO, यानी कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है। भारत में इसकी स्थापना जनवरी 1995 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक राष्ट्र संघ के सदस्य रहे हैं। अभी वर्तमान में 149 देश इस संगठन के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहां पर है जी, तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। स्वयं सहायता समूह आप लोग गांव में देखे होंगे, आपकी मम्मी आपकी चाची भी स्वयं सहायता समूह से ग्रुप से जुड़े होंगे। वही होता है स्वयं सहायता समूह, जिसमें 15 से 20 महिला, 10 से 15 महिला समूह जुटकर एक समूह का निर्माण करती है। तो हम लोग लिखेंगे स्वयं सहायता समूह में लोगों का एक संगठन है। इसमें लोग संगठित होकर एक कोष के माध्यम से धन एकत्रित करते हैं तथा दूसरे जरूरतमंद लोगों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है ना, इसमें 10 से 15 महिला एकजुट होकर एक समूह बनाती है, और वो महिला डेली 10-10, 20-20 रुपया उस समूह में जमा करती है। अगर अगर उस ग्रुप में से किसी को ज्यादा जरूरत पड़ेगा पैसा को, तो वो सबसे कम ब्याज पर वो पैसा उसको दिया जा सकता है ना। और जब भी उसके पास पैसा आएगा फिर वो अपना पैसा वापस दे सकता है। मतलब कि जरूरत को हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो ये खास महिलाओं के लिए बनाया गया है। ठीक है ना। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक दूसरे की सदस्य की स्वयं सहायता करते हैं और आपसी सहयोग से लाभान्वित भी होते हैं। ठीक है ना।
चलिए अगला हम लोग देखेंगे, हाँ एटीएम का परिभाषा याद करना ना, एटीएम और क्रेडिट कार्ड, दो चीज आपको याद करना है। तो क्रेडिट कार्ड हम नेक्स्ट आपको वीडियो में बताएंगे और एटीएम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, एटीएम क्या है? एटीएम एक प्रणाली, एटीएम एक प्रकार का प्लास्टिक का मुद्रा है। यह प्रसिद्ध बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। एटीएम का पूरा नाम स्वचालित टेलर मशीन, इंग्लिश में ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं, है ना। यह मशीन 24 घंटा अर्थात दिन रात रुपए निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करती है। भारत में सभी बड़े व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को यह सेवा प्रदान करते हैं। एटीएम प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जिस पर ग्राहक का पिन कोड दर्ज रहता है। एटीएम सुविधा प्राप्त ग्राहक के खाते में यदि 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 रुपया है तो वह देश के किसी भी भाग में एटीएम के सहारे रुपया निकाल सकता है और इसके लिए बैंक के अंदर उसे जाना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लिखिएगा 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है? मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो हम लिखेंगे मानव विकास रिपोर्ट, है ना। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है। विश्व के विभिन्न देशों खासकर विकासशील देशों में तुलनात्मक और शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखकर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। मानव विकास के 3 सूचक होते हैं। मानव विकास के कितने सूचक होते हैं? 3 सूचक होते हैं। अब देखिएगा अर्थव्यवस्था, है ना। अर्थव्यवस्था किससे कहते हैं? तो आप लिखिएगा किसी देश या क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत से जुड़ी गतिविधियों को अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह एक सामाजिक व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में देश के अलग अलग क्षेत्र शामिल होते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं? देश के अलग अलग क्षेत्र शामिल होते हैं। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन हमको लगता है कि 5 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आने का चांस है, नहीं तो ये 2 नंबर में मतलब कि ज्यादा बार पूछा जाता है ना। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया, है ना। तो हम लोग लिखेंगे लॉर्ड लिटिन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगाकर भारतीय प्रेस को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य देसी भाषा के समाचार पत्रों पर कठोर अंकुश लगाना था। अधिनियम के अनुसार भारतीय समाचार पत्र कोई समाचार पत्र प्रकाशित नहीं कर सकते थे जो अंग्रेजी सरकार के प्रति दुष्प्रभाव प्रकट करता हो। सरकार ऐसा समाचार छपने वाले अखबारों के संपादकों से बंद लिखवा सकती थी, है ना। और आगे देखिएगा, है ना, थोड़ा सा इसको आगे देख लेंगे, है ना। अब लिखेंगे उसने जमानत भी ले सकती है, उनसे जमानत भी ले सकती है। इस कानून द्वारा प्रेस पर कठोर नियंत्रण लगाया गया। भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम का कड़ा विरोध किया था, है ना। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम लोग लिखेंगे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थान पर हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में अर्थात स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार था, क्योंकि इसी आधार पर विश्व की शांति स्थापित की जा सकती थी। इसलिए दोस्तों ये अपनाया गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपको पता है कि भारत एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है ना। तो लिखेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। निजी क्षेत्र से कंपनियां लाभ के उद्देश्य से उत्पादन करती है और सार्वजनिक क्षेत्र से कंपनियां जन कल्याण के उद्देश्य से कार्य करती है। तो ये आपका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आर्थिक नियोजन। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन क्या है? तो हम लोग लिखेंगे आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पहले से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का मुख्य कुशलपूर्वक उपयोग किया जाता है। तीव्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक कल्याण इस नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है साख क्या है? तो साख एक प्रकार का विश्वास है। देखो साख का 3 मतलब होता है, विश्वास, ऋण लौटाने की क्षमता, है ना, और विश्वास भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता,
है ना, ये सब आपका हो जाएगा। तो साख एक प्रकार का विश्वास है, इसी के आधार पर एक पक्ष दूसरे पक्ष को पैसा का संसाधन उपलब्ध करता है, इस भरोसे पर कि दूसरे पक्ष उसे नियत समय पर लौटा दे या वापस कर दे। साख के दो पक्ष होते हैं, ऋणदाता और ऋणी। देखो कहने का मतलब है साख पता है क्या होता है, एक विश्वास होता है। आप अगर मेरे से 10,000 रुपया मांग रहे हैं तो अगर मैंने हाँ बोला, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आप पर विश्वास करता हूं और मतलब कि मैं बिलीव करता हूं आप पर विश्वास करता हूं, तभी मैंने बोला हाँ मैं तुमको 10,000 रुपया दे दूंगा। क्यों दे दूंगा? क्योंकि विश्वास है कि तुम हमें वो पैसा फिर से वापस लौटा दोगे। तो यही होता है साख। ठीक है, ये आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो लिखिएगा पर्वतीय और पहाड़ी भागों में ढलान के अनुरूप जो कृषि कार्य किया जाता है उसे समोच्च कृषि कहते हैं। इसके तहत तीव्र दलों वाली भूमि पर मेड़ बनाकर कृषि किया जाता है। इसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपका ये 5 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन फिक्स है। 5 नंबर 2 नंबर दोनों में पूछा जाएगा, मतलब दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जाएगा, लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉरी, दीर्घ में और लघु दोनों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको हर हालत में आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन है कि 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिणामों को स्पष्ट करें। तो हम लिखेंगे 1929 के आर्थिक संकट के कारण। पहले कारण बता देते हैं, फिर आपको परिणाम बता देंगे। तो कारण देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद खदानों का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हुआ, जिससे कि कीमत घट गई, उनका कोई खरीदार नहीं रहा। ये दोस्तों उसका कारण था। साथ में अमेरिकी शेयरों की कीमतें इतनी घट गई थी कि वहां की लाखों कंपनियां पूरा चौपट हो गई, बंद हो गई। और अगला है गरीबी और बेरोजगारी से उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता घट गई थी, अतः विश्व बाजार पर आधारित व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। ये क्या हो गया? तो दोस्तों इसके कारण हो गया। अब दोस्तों इसके परिणाम देख सकते हैं आप लोग। 1929 का आर्थिक संकट के परिणाम। आर्थिक महामंदी का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। यूरोपीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह कैमरा गई, है ना, कैमरा गई। यूरोप के अनेक बैंक रातों रात बंद हो गए। अनेक देशों की मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। अनाज और कच्चे माल की कीमतें घटने लगी। व्यापक विश्व का बाजार का स्थान संकुचित आर्थिक राष्ट्रवाद ने ले लिया। भारत में किसानों की दयनीय स्थिति हो गई, है ना, दयनीय स्थिति हो गई। व्यापार में गिरावट आई। भारत से ब्रिटेन सोने का निर्यात करने लगा, है ना। ये आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ है? आधुनिक शहर में जहां एक और पूज्यपति वर्ग का अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक वर्ग जो लगभग भूमिहीन कृषि के वर्ग रूप में थे, अब शहरी की और बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में इनका पलायमान शहर में हो गया। इस तरह शहरों में रोजगार की अपार संभावनाएं को देखते हुए गांव से शहर की ओर श्रमिकों का आगमन शुरू हुआ। मतलब कि गांव के जो श्रमिक थे, मजदूर थे, जो गांव के लोग हैं, वो शहर में क्यों जाते हैं? क्योंकि शहर में अच्छी व्यवस्था है, शहर में कहीं भी जॉब मिल जाएगा, शहर में कहीं रूम वगैरह मिल जाएगा, जॉब करेंगे रूम में रहेंगे। लेकिन गांव में रहेंगे तो ना ही जॉब मिलेगा, ना ही कोई हमें रहने के लिए मकान देगा। तो यही कारण था कि गांव से शहर में किसानों का आगमन हुआ, है ना, यानी कि श्रमिकों का आगमन हुआ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार क्या है? तो आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के मुख्य आधार, पहला है जनसंख्या घनत्व। शहर में जनसंख्या घनत्व ग्रामीण क्षेत्र से अधिक होता है, क्योंकि सारा लोग शहरों में जाकर बस गए हैं। शहरों में मकान संयोजित ढंग से बनते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। हमको लग रहा है कि ये गलत बोला है। गांव के जो घर होते हैं ना 50 साल तक टिक जाएंगे, है ना, लेकिन शहर के घर 2 साल में ढह जाएंगे। भूकंप आता है ना, सबसे पहले शहर के घर ढहता है, आपको पता है ना, यह हकीकत बात है ना, ये सही बात है कि ना जी। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित होती है, जबकि शहरी अर्थव्यवस्था मुद्रा प्रधान और अधिक गतिशील होती है। शहर व्यापार, उद्योग, नौकरी पेशा में लगे लोगों का केंद्र होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, इसको ना सेव करके रखना इस वीडियो को,
बहुत अच्छे से इस वीडियो को सेव करके रखना है, क्योंकि टकराने वाला क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ, है ना। इस वीडियो को सेव करके रखना। क्वेश्चन है, क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें। हम कह सकते हैं हाँ बिल्कुल आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे, आतंकवाद विदेशी समस्या है। आतंकवादी किसी देश से जाकर किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। आतंकवाद से आज पूरा विश्व परेशान है। सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश अमेरिका, जो अपने धन बल और अस्त्र के बल पर पूरे विश्व को अपनी उंगलियों पर नचाता है, वह भी आज आतंकवाद के चपेट में आ चुका है, वो भी परेशान है। कब आतंकवादी कहां और किस पर हमला कर देगा कोई ठिकाना नहीं है। भारत तो पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर है। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि अगर एक दिन छुट्टा मिल जाए ना हम लोगों को, तो पता चल जाएगा पाकिस्तान का क्या हाल होगा कि ना जी। जबकि स्वयं पाकिस्तान भी लदेन के आदमियों से परेशान है ना। वो हमको परेशान कर रहा है तो उसको भी कोई परेशान कर रहा है ना। आतंकवादी हमले से कुछ गिनती के देश ही बचे हैं, मतलब कि थोड़े एक दो देश बचे हैं, जैसे कि तुम काउंट कर लो नेपाल से किसी का दुश्मनी नहीं है, और ना ही नेपाल आज तक वो किसी का गुलाम बना है। तो भला नेपाल में भला क्या है कि लोग उससे दुश्मनी मोड़ेंगे, है ना। वरना पूरा विश्व इससे आक्रांत है। पूर्वी अफगानी आतंकियों से पाकिस्तान परेशान है और पाकिस्तानी आतंकियों से भारत परेशान है। विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंकियों का उत्पादक देश है, पूरा विश्व जानता है ना। ये हमारा हो गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। हाँ बिल्कुल चुनौती है, हम कह सकते हैं आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। बिल्कुल देखो, आतंकवाद निश्चय ही लोकतंत्र के लिए चुनौती है। किसी भी देश में लोकतंत्र और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन स्थिर शासन की पहचान है, जबकि आतंकवादी कब और कहां और किस रूप में बैठे रहेंगे या फिर इसका कोई निश्चित नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही आतंक से परेशान है। विश्व का सबसे बड़ा और पुराना लोकतांत्रिक देश अमेरिका भी तबाह है, सदैव डरा रहता है। यह बात दूसरी है कि आतंकवाद का जनक कभी अमेरिका रहा है। हाँ ये बात सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो हम लिखेंगे हाँ बिल्कुल शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि शिक्षा के कारण न तो मतदाता अपने अधिकारों को समझ पाता है और नहीं अपने कर्तव्यों को समझ पाता है। उसको ये भी नहीं पता चलता है शिक्षा के कारण कि किसको वोट देना अच्छा रहेगा, किसको वोट देना अच्छा नहीं रहेगा, जिसके कारण वो गलत आदमी को चूज करके इलेक्शन में जिता देता है। तो वही यहाँ पर है, हाँ शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए निश्चित ही चुनौती है। शिक्षा की कमी के कारण मतदाता ना तो अपने अधिकारों को समझ पाता है और न ही अपने कर्तव्यों को समझ पाता है। वो ये भी निश्चित करने में असमर्थ होते हैं कि वोट किसको देना अच्छा रहेगा। नतीजा होता है कि वे मतदाता नतीजा होता है कि वे मतदान न तो करते हैं, किंतु किसी के कहने पर, बताने पर, ऐसा होने पर गुप्त मतदान की धज्जी उड़ जाती है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन हो गया, है ना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 21 नंबर, सूचना के अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। लोकतंत्र का रखवाला है कैसे, तो हम लिखेंगे सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। इस अर्थ में है कि यह लोगों को जानकार बनाता है, यह लोकतंत्र को रखवाले के तौर पर सक्रिय रहने की प्रेरणा देता है। यह कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। यह कानून लोकतंत्र को मजबूत भी बनाता है। राजनीतिक दल इससे शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसलिए, है ना। तो ये आपका हो गया, है ना। टोटल इतना क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन फंसेगा इसमें से, है ना। बहुत अच्छे से याद कर लो। कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखना, और मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। शाम को आप लोग तैयार रहिएगा, आप लोग मेरा क्लास मत छोड़ना, मैं पूरा प्रश्न बताऊंगा लड़ने वाला, क्योंकि अब मेरे को पता चल गया कि कहाँ से सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए जय माता दी।